हेलो बच्चों, कैसे हैं? एक नंबर। ओके, चलिए हम भी ठीक है, मस्त चकाचक। तो हम लेके आ गए हैं लाइव प्रोसेस का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे डाल दिया है और बायोलॉजी है, थोड़ा स्पीड में चलना पड़ेगा भैया, क्योंकि बायोलॉजी कंप्लीट थ्योरेटिकल, नो कॉन्सेप्ट नो न्यूमेरिकल। एक बार स्टोरी टाइप होता है, आप सुनो और उसको याद रखो। पेन पेपर लेके बैठो, नोट बनाओ। देखो एक बार आप लिखोगे ना तो दिमाग में पक्का फिट हो जाएगा। एग्जाम में जाने से पहले बस एक बार रिवाइज करो और चले जाओ, काम खत्म। ओके, तो लिखे जरूर। लिखना बेस्ट मेमोरी में फिट करने का तरीका होता है, ठीक है? तो लिखे जरूर, पेन पेपर लेके बैठे, भले आप उसको फिर से डबल नोट लिख लेना, कोई बेटर मिले तो, हम ये नहीं बोल रहे हैं, बट आप लिखे जरूर। लिखने से आपको जरूर समझ में आएगा। बायोलॉजी इज द गेम ऑफ वर्ड्स, ये मेरा डायलॉग है। बायोलॉजी वर्ड्स से याद रखा जाता है। वर्ड्स याद करने के लिए आप नोट करें, उसको बार बार लिखें। तो लाइव प्रोसेस का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर आ गया, आप फर्स्ट आप नहीं देखें तो बिल्कुल आप पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, फर्स्ट देखो और फिर सेकंड के लिए आओ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं विकास सर और ये हम सबका चैनल विद्यास्थली वाले सर। तो यहां पर आपको सारे सब्जेक्ट सारे क्लासेस के मिलने वाले हैं बच्चों, तो दिल खोल के आप लाइक करो, शेयर करो और पढ़ाई भी करते जाओ, हमसे जुड़े। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन हम पढ़ा रहे थे। लाइव प्रोसेस 4 प्रोसेस होता है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन, जिसमें पहला न्यूट्रिशन चल रहा था। न्यूट्रिशन करने के 2 मोड होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक और दूसरा हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में प्लांट्स आते हैं जो अपना न्यूट्रिशन खुद कर लेते हैं, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं रहते हैं। हेट्रोट्रॉपिक जस्ट उसका उल्टा होता है। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट। आप यह चाहो तो लिख सको, हेट्रो यानी डिफरेंट और ट्रॉपिक एंड न्यूट्रिशन यानी जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के मदद से न्यूट्रिशन करे। मतलब सिंपल, आप ऑटो में जो जो बोले थे ना उसका उल्टा। आप डिफरेंस चाहो तो लिख लो ऑटो और हेट्रो में। ऑटो में क्या बोले थे आपने कि दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दे हैव क्लोरोफिल, दे यूज सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड। सब पलट लो यार। हेट्रोट्रॉपिक में पहला डेफिनेशन क्या होगा सुनेंगे? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। The mode of nutrition in which organism depend on another living organism for their food। बिल्कुल आप नोट कर लो। They do not have chlorophyll, they do not perform photosynthesis। सिंपल है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन करता है? तो भाई जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है। एनिमल्स में हम लोग भी आ जाएंगे, ह्यूमन भी। बैक्टीरिया भी बहुत सारे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो करेंगे। फंगी व्हाइट कलर का होता है, मशरूम फंगी देखा होगा आपने, तो फंगी के अंदर मशरूम आता है, वो में भी क्लोरोफिल नहीं है, वो भी करेगा। ईस्ट भी है, वो भी आपको हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये लोग करते हैं। इतने ऑर्गेनिज्म और भी होंगे बहुत सारे, एनिमल्स में बहुत सारा आ जाएगा। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप का होता है, 3 तरह से किया जा सकता है हेट्रोट्रॉपिक। पहला होता है सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। हम लोग नीचे से चलेंगे। होलोजोइक क्या होता है? होलो मतलब होता है होलो मतलब टोटल। एक वर्ड होता है होल, WHOLE, होल मतलब टोटल। इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिज्म फूड को अपने बॉडी के अंदर, पूरा का पूरा फूड बॉडी के अंदर ट्रांसफर करता है और बॉडी के अंदर ले जाके उसको डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट वर्ड को सिंपली आपके बुक में बार बार ब्रेक डाउन लिखा जाता है। ब्रेक डाउन करना बराबर है। डाइजेशन में होता क्या है, थोड़ा सा इसको फील करते। देखो, जो आप चावल दाल सब्जी खाते हो उसको पचाना क्यों पड़ता है? क्यों पड़ता है हम तुमको बता। देखो, बिकॉज जो आप फूड खा रहे हो दे आर नॉट डायरेक्टली सोलेबल इनटू योर ब्लड। हाँ, ये आपके ब्लड में घुलने वाला नहीं है। अगर वो घुलेगा नहीं, ब्लड में जाएगा नहीं, तो आप उसको अपने बॉडी में भेज नहीं सकते एक जगह से दूसरी जगह। हाँ, तो नहीं भेज सकते, तो पहले उसको ट्रांसपोर्ट करने जैसा बनाना पड़ेगा। तो डाइजेशन में होता क्या है कि वो लोग क्या करते हैं कि सोलेबल, जो इनसोलेबल सब्सटेंस होते हैं उसको तोड़ करके सोलेबल बनाते हैं। इनसोलेबल क्यों होते हैं? क्योंकि वो लार्ज होते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल्स को तोड़ के छोटा कर देंगे तो घुल जाएगा पानी में। ओके, बहुत अच्छा। तो याद रखेंगे डाइजेशन क्यों जरूरत पड़ती है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में? बिकॉज डाइजेशन मीन्स होता है ब्रेक डाउन करना, तोड़ना। तोड़ने की क्यों जरूरत है? बिकॉज हमारे बॉडी में जो हम फूड डायरेक्टली गेन करते हैं वो सोलेबल नहीं होता है। अगर वो सोलेबल नहीं होगा तो मेरे ब्लड में ट्रांसफर कैसे होगा, मेरे सेल तक जाएगा कैसे? तो नहीं जा पाएगा। तो करना क्या है? उसको सोलेबल बनाना है। तो सोलेबल बनाने के लिए डाइजेशन किया जाता है। एंजाइम्स क्या करते हैं? उसको ब्रेक करते हैं। यानी डाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन। सिंपल याद रखेंगे, डाइजेशन यानी ब्रेक डाउन। तो होलोजोइक में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म पूरे फूड को अपने बॉडी के अंदर ट्रांसफर करता है और बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है। सिंपल, जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं, पेट में जाता, पचता है। ओके, कोई सोच रहा होगा पेट के बाहर भी पचता है क्या? बिल्कुल पचता है। अभी सेप्रोफाइटिक में हम पढ़ाएंगे। तो होलोजोइक में हम लोग आते हैं, एनिमल्स आता है, ठीक है?
यहां देखेंगे होलोजोइक में कौन आता है, ह्यूमन, एनिमल, अमीबा। क्या बात है, यूनिसेलुलर भी आपसे कंपटीशन कर रहा है भैया। अमीबा तो यूनिसेलुलर होता है, पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर होते हैं, ये दोनों यूनिसेलुलर है। यानी आप बोल सकते हो कि मोस्टली मल्टीसेलुलर होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, बट ये कभी मत बोल देना कि सारे मल्टीसेलुलर करते हैं, बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा। और ये भी मत बोलना कि यूनिसेलुलर नहीं करता है, ये भी गलत हो जाएगा। यानी आप देखो ज्यादातर लोग होलोजोइक करते हैं, बिल्कुल हम इस बात से सहमत हैं, लेकिन कुछ यूनिसेलुलर, जैसे हम दो नाम लिखे हैं, अमीबा और पैरामीशियम, ये आपको कंपटीशन दे रहा है यूनिसेलुलर लेकिन करेगा न्यूट्रिशन आपके जैसा। अरे वाह क्या बात है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे आगे कि कैसे न्यूट्रिशन होता है। तो ये होलोजोइक इनमें होता है। क्या डेफिनेशन आप सुन लो फिर से, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन या द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर द सॉलिड फूड या ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर द फूड इनसाइड द बॉडी एंड ब्रेक डाउन इन इट, और अंदर में ही उसको तोड़ता है, दैट न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके गेट इट। अगला पैरासाइटिक। पैरा मतलब होता है दूसरा, आप इसका बहुत एग्जांपल जानते होंगे, पैरासाइट। पैरासाइट जानते होंगे बिल्कुल। पैरासाइट क्या होता है, जो हमको पे डिपेंड है फूड के लिए। तो थोड़ा सा समझेंगे, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं पैरा और होलोजोइक में, सॉरी हेटेरोट्रॉपिक में। हेटेरोट्रॉपिक में क्या डेफिनेशन बताया था, डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल जैसे हम डिपेंड है, मान लीजिए हम वेजिटेरियन है तो प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं या प्लांट को ही खा जाते हैं, बट हम किसी प्लांट को खाते हैं, मान लीजिए हम भाजी खाते हैं तो भाजी की पेड़ तो कट जाती है ना मेरे वजह से, मर जाती है। हम मुर्गा खाते हैं, हम मटन खाते हैं, कुछ भी खाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो डेड हो जाता है। कुछ डेड होते हैं, कुछ नहीं भी होते। कोई को बोलेगा सर नहीं भी होता है, हम तोड़ के भी फल खा लेते हैं आम में से, बिल्कुल हम सहमत है, बट सारा चीज तो ऐसा नहीं है, कुछ चीजें तो डेड होती है आपकी वजह से। बट पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में ऐसा नहीं होगा भाई, आप पे वो डिपेंड रहेगा, आपसे खाना लेगा बट आपको मारेगा नहीं, विदाउट किलिंग यू, विदाउट किलिंग यू। एग्जाम्पल देखेंगे डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो पैरासाइटिक एनिमल भी होते हैं, प्लांट भी होते हैं। प्लांट का नाम कैस्कटा, कैस्कटा अमरबेल, ठीक है। एनिमल में होता है टिस, टिस का आप जानते होंगे, वो जानवर को डसता है, बड़ा बड़ा सा मक्खी जैसा रहता है। लाइस जानते होंगे, बिल्कुल जानते होंगे। लीच जानते हो, लाइस यानी सर में होता है ना जुएं, और लीच जानते होंगे पानी में जाता है, काला काला पकड़ लेता है, खून चूसता है, इसको जोंक बोलते हैं। टेप वर्म तो सब लोग जानता होगा यार, पेट में कीड़ा होता है। ये सब क्या होता है, आप पे डिपेंड है। क्या आपको जुआ काटा सर में तो आप मर गए? क्या आपके सर में जुए अगर 6 महीने साल भर पड़ा है तो आप डेड हो जाओगे? बिल्कुल नहीं यार। यानी इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको किल करेगा, बट दे विल गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम अस, हमारे से खाएगा। हम लोग इनके होस्ट हैं, और ये है पैरासाइट। ओके, पैरासाइट होस्ट पे डिपेंड रहता है। तो व्हाट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन या द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। ये बात तो इसमें भी बोलना है, सिर्फ एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़ो, विदाउट किलिंग देम। ओहो, विदाउट किलिंग देम ये जरूर लिखेंगे, ये इसमें नहीं लिखना है। विदाउट किलिंग देम इसमें लिख दो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ लोग तो मरते भी है ना यार। ये होलोजोइक खा रहा है तो मरेगा, सेप्रोफाइटिक में मर सकता है, लेकिन पैरासाइटिक में ऐसा नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिर से सुन ले, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म for their food and without killing them, yeah, they get their nutrition from another organism without killing them, is called parasitic nutrition, and that organism is called parasite, और हम लोग को बोलेंगे होस्ट, वो जिस पे डिपेंड है। एग्जांपल यहां लिखा हुआ है। नेक्स्ट पे आता है सेप्रोफाइटिक। माय फेवरेट न्यूट्रिशन इज सेप्रोफाइटिक। बड़ी किस्मत मेरा खराब है कि हम कर नहीं सकते, हम तो आते हैं होलोजोइक में, बट आई लाइक दिस सेप्रोफाइटिक। आप सोच रहे होंगे क्यों सर, चलो सुनते हैं क्यों। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। देखेंगे, इसको याद करेंगे, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल थोड़ा समझेंगे। डेड मतलब मर गया है, डिकेइंग यानी सर्रा होना चाहिए, ऑर्गेनिक यानी जो प्लांट और एनिमल से आता है, सबको पता होगा। ऑर्गेनिक यानी विच ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। मतलब कोई ब्रेड, जैसे आपने देखा होगा घर में आपका जो ब्रेड है वो क्या होता है, गीला हो गया या ऐसे भी उसमें पानी चले गए तो वो सड़ जाता है, और वो काला काला व्हाइट व्हाइट उस पर लेयर आ जाता है। बिल्कुल, सब लोग उसको फफूंदी बोलता है, और कुछ लोग उसको क्या बोलता है भाई, मशरूम बोलते हैं। बिल्कुल, मशरूम नहीं, ब्रेड माउल बोलते हैं, ठीक है। और आपने चावल में देखा होगा या लकड़ी में तो जरूर देखा होगा यार, बारिश के दिनों में आपके घर के छत के ऊपर कहीं लकड़ी रखी है, उस पे ऐसा छत्ते जैसा उग जाता है व्हाइट कलर का, बिल्कुल आपने देखा होगा, वो क्या है, मशरूम है, मशरूम। तो ये सभी चीजें क्या हो रही है, जो भी चीज कहीं सड़ रहा है, कहीं कोई चीज सड़ रहा है ना, तो वहां पर कुछ ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं और उस सड़े हुए चीजों को खा के अपना न्यूट्रिशन गेट करते हैं। फिर ठीक है, समझ में आया। तो सेप्रोफाइटिक क्या करेगा, किसी भी सड़ते हुए चीज से न्यूट्रिशन खाएगा, उसको मरने के बाद अगर वो सड़ रहा है तो ये न्यूट्रिशन उससे गेन करता है। थोड़ा समझेंगे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन।
फिर से सुनेंगे, डेफिनेशन नोट करें, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल. डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड दोज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड, इन सभी ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, सेप्रोफाइट्स, यानी दे आर सेप्रोफाइट. अब सवाल आ रहा होगा, सर आपका फेवरेट क्यों है, आपने तो बताया नहीं. बिल्कुल, आगे सुनो. देखो इसमें क्या होता है, इसमें हमने क्या बताया, ये पूरे फूड को अंदर निकलेंगे, फिर इसको डाइजेस्ट करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे, फिर उसको ब्लड में ले जाएंगे, जो सोलेबल बनाएंगे और फिर ब्लड में चला जाएगा. जो बच गया उसको बाथरूम करके निकालना पड़ेगा यार, क्योंकि आपने ज्यादा सारा खा लिया था जिसकी जरूरत थी भी नहीं. ओके, ये तो बड़ा चतरा है यार, ये ऐसा नहीं करता. इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं. सेप्रोफाइट क्या करता है, मान लीजिए ये फूड है, ये आपका ब्रेड है, इस पे कोई सेप्रोफाइट आके ग्रो हुआ, ब्रेड माउल ग्रो हुआ, तो ये क्या करेगा, आपको पता होगा हमारे बॉडी में डाइजेशन करने के लिए सलाइवा, ये सब एंजाइम होता है. एंजाइम, एक वर्ड सुने होंगे एंजाइम. एंजाइम जानते होंगे, एंजाइम क्या है, एक केमिकल है, इसको आप बोल सकते हो बायो कैटलिस्ट. नहीं जानते तो आप याद रखो, बायो मतलब प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैटलिस्ट मतलब विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन. हाँ, किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, बायो कैटलिस्ट. ओके, बायो मतलब प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म. हमारे बॉडी में कुछ एंजाइम निकलते हैं, कुछ केमिकल्स निकलते हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं. वो इनमें भी निकलते हैं, इनमें भी निकलते हैं, सब में निकलता है भाई. सारे हेटेरोट्रॉपिक में एंजाइम की जरूरत पड़ने वाली है, ऑटोट्रॉफ्स में पड़ते हैं, वो हम लोग को बाद में पढ़ेंगे अभी. तो सेप्रोफाइट क्या करता है, हम क्या करते हैं, हम फूड अंदर ले जाते हैं, अंदर फूड में एंजाइम मिक्स होता है और अंदर ही डाइजेशन होता है होलोजोइक में. बट ये क्या करता है, बहुत अच्छा, ये एंजाइम को ही फूड पे निकाल देता, एंजाइम को फूड पे डाल देगा. ये क्या करेगा, अपने बॉडी से एंजाइम रिलीज करेगा और फूड पे आ जाएगा, और फूड बाहर ही आउटसाइड द बॉडी ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब डाइजेस्ट हो जाएगा. और उसके बाद जो भी चीज सोलेबल, हमने क्या बताया था, इनसोलेबल चीजें होती हैं, उसको हमारा बॉडी खींच नहीं सकता है. ये क्या करता है, बाहर ही एंजाइम रिलीज करता है और बाहर ही सोलेबल बना लेता है, और जो भी चीज जरूरत है उसको खींच लिया और बाकी छोड़ के चल दिया. वाह अरे वाह, बहुत अच्छा, बाथरूम जाने की कोई जरूरत नहीं है, मजा आ गया सर, अरे वाह, इसलिए फेवरेट. यानी हम लोग में क्या होता है कि हम लोग खाते हैं, जो जरूरत है बॉडी ले ली, जो जरूरत नहीं है सुबह सुबह जाना पड़ता है यार, ये टेंशन मुक्त होना है. तो होलोजोइक से पैरासाइटिक पे जाओ. कैसे, पैरासाइटिक क्या करता है, सॉरी सेप्रोफाइटिक क्या करता है, सेप्रोफाइटिक क्या करता है, एंजाइम को फूड पे ही रिलीज कर देता है. मतलब थाली में खाना है, हम एंजाइम इसी में डाल दिए, वाह डाल दिए, अब एंजाइम मिक्स हो गया एंजाइम मिक्स हो गया तो क्या हो गया, डाइजेशन इधर ही हो जाएगा, और डाइजेशन होने के बाद जो जो चीज जरूरत है उसको हम क्या कर लेंगे, डायरेक्ट एब्जॉर्ब. सॉरी हम नहीं, सेप्रोफाइट, हम तो कर नहीं सकते यार, हम में तो होलोजोइक होता है. तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, मजा आ गया होगा, समझ में आ गया. ये सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डेड और डिगेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल पर अपने एंजाइम रिलीज कर देते हैं, और एंजाइम उसको आउटसाइड द बॉडी ब्रेक डाउन कर देता है, डिकम्पोज कर देता है, या आप डाइजेस्ट बोलो कर देता है, एंड देन इट एब्जॉर्ब द रिक्वायर्ड मटेरियल इन देयर बॉडी. ओके, वेरी गुड. तो ये खत्म होता है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग. चलिए, तो हम लोग न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ने वाले, यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन. सेप्रोफाइटिक क्लियर हो गया, पैरासाइटिक क्लियर हो गया. अब होलोजोइक को बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है. अमीबा के लिए थोड़ा सा, पैरामीशियम के लिए थोड़ा सा, और ह्यूमन के लिए पूरा पढ़ना है डिटेल में अच्छे से. ओके, तो ये न्यूट्रिशन इन अमीबा. पता होगा आपको एक बात, ये अमीबा यूनिसेलुलर है और इसका डायग्राम बनाना बहुत आसान है, क्योंकि वो कैसा भी बना सकते हैं. डेरा मेरा सबसे आसान काम क्या, अमीबा का डायग्राम बनाना. ये देखो बना दिया हमने. अमीबा है, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस. अब क्या होता है, अमीबा पानी में रहता है, तो पानी में वो लिविंग है, फ्री लिविंग है पानी के अंदर. तो पानी के अंदर कोई फूड पार्टिकल अगर बहते बहते उसके आसपास आ गया, तो उसका जो सेल मेम्ब्रेन का जो फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबल है, वो क्या करेगा, एक फिंगर जैसा स्ट्रक्चर डेवलप करेगा. जैसे क्या है, ये अमीबा है, यहां फूड आ गया, तो उसका जहां पे फूड रहेगा वहीं पर वो ऐसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ग्रो कर लेगा फूड को कैच करने के लिए. उसको बोलते हैं सूडोपोडिया. देखो पी साइलेंट है, यहां से पढ़ते हैं सूडोपोडिया. व्हाट इज सूडोपोडिया, ये पूछा जा सकता है पेपर में. सूडोपोडिया क्या है, द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ग्रो ऑन द सरफेस, सेल सरफेस ऑफ अमीबा टू कैच फूड. फिर से, द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दैट ग्रोस ऑन द सरफेस ऑफ सेल सरफेस ऑफ अमीबा टू कैच फूड इज कॉल्ड सूडोपोडिया. यानी सिंपल आप ऐसा बोल सकते हो कि अमीबा कैच फूड बाय यूजिंग सूडोपोडिया. ओके, तो यहां पे हो रहा है. अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, होलोजोइक न्यूट्रिशन को 5 स्टेप में करा के कंप्लीट किया जाता है. मतलब स्टेप वाइज पढ़ाने के लिए इन्होंने 5 नाम दिए हैं. सबसे पहले खाना खाने का प्रोसेस है, यानी हमने क्या बोला था, होलोजोइक में फूड को बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना है, तो उसको उन्होंने एक स्टेप नाम रखा, इंजेशन. इन मतलब अंदर,
फूड को बॉडी के अंदर ले गए तो इंजेक्शन खत्म। उसके बाद आता है डाइजेशन। डाइजेशन सेकंड स्टेप है, स्टेप याद करो। डाइजेशन में क्या होगा, इनसोलेबल चीजों को तोड़ के सोलेबल बनाना, बिल्कुल क्लियर। अगला एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो भी सोलेबल हो गया वो ब्लड में ट्रांसफर हो जाएगा, एब्जॉर्ब होके, समझ रहा होगा। एसिमिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत लोगों नहीं समझता है। एसिमिलेशन मतलब जो एब्जॉर्ब फूड है ब्लड में वो सेल तक जाएगा और सेल में जाकर के वहां एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको न्यूट्रिशन में हमने बताया था, न्यूट्रिशन मतलब टेकिंग ऑफ फूड एंड गेटिंग एनर्जी। खाना खाओ, एनर्जी बनाओ, खाए यहां से एनर्जी मिला। चौथे स्टेप में देखो, पहला बॉडी के अंदर लिए, फिर उसको सोलेबल बनाए, इनसोलेबल से छोटा छोटा किए तोड़ के, उसके बाद ब्लड में ट्रांसफर किए, उसके बाद ब्लड में ट्रांसफर करने के बाद उसको सेल तक ले गए और वहां एनर्जी प्रोड्यूस हो गया। और उसके बाद जो चीज अनएब्जॉर्ब है, अभी हम बता रहे थे, खाना पड़ता है ढेर सारा, उसमें से जो जरूरी है बॉडी ले लेता है और बाकी बाहर फेंकना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इजेशन। देखना, इजेशन और एक्सक्रिएशन अलग है। देखो, एक्सक्रिएशन एक लाइव प्रोसेस है, 4 लाइफ प्रोसेस में एक नाम एक्सक्रिएशन था। एक्सक्रिएशन में डिफरेंस समझो। बहुत सारे लोग क्या समझता है, इजेशन यानी बाथरूम जो करते वही एक्सक्रिएशन, नहीं नहीं। देखो, जो यूरिन बनता है ना हमारे बॉडी में वो है एक्सक्रिएशन। उसमें क्या होता है, ब्लड के अंदर की इंप्यूरिटी को हटाना पड़ता है। और यहां पर जो खाना वाला जो इंप्यूरिटी है, जो अनएब्जॉर्ब फूड है, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, जो बच गया, उसको बाहर निकालने को क्या बोलते हैं, इजेशन। इजेशन इज ए पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का एक स्टेप है, ठीक है। और एक्सक्रिएशन एक अलग लाइफ प्रोसेस है, इसको समझते। देखिए, अमीबा इंजेक्शन कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। और अमीबा के अंदर कोई स्टोमक तो है नहीं हमारे जैसा, तो वो क्या करता है, फूड वैक्यूल। आपने ये नाम 9th में सुना होगा। अमीबा का डाइजेशन ऑफ फूड फूड वैक्यूल के अंदर होता है, यानी खाली स्थान होता है, वैकेंट प्लेस जिसके अंदर फूड बंद है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फूड वैक्यूल। यानी डाइजेशन ऑफ फूड इन अमीबा टेक्स प्लेस इनसाइड द फूड वैक्यूल। अमीबा में फूड का डाइजेशन फूड वैक्यूल के अंदर होता है। अब इसके सेल के अंदर होते होंगे लाइसोसोम, आपने नाम सुना है। उस लाइसोसोम के अंदर होता है डाइजेस्टिव एंजाइम। वो डाइजेस्टिव एंजाइम उसके अंदर डिफ्यूजन से चला जाएगा। एंजाइम आपको अब अभी बताए थे, व्हाट इज एंजाइम। एंजाइम एक केमिकल है, बायो कैटलिस्ट बोलते हैं, जो कि एक लिविंग सेल बनाता है और फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो ये एंजाइम इसके सेल में, फूड वैक्यूल में डिफ्यूजन से चला जाएगा और अंदर हो जाएगा डाइजेशन, यानी इनसोलेबल चीजों को तोड़ के वो सोलेबल बना देगा, ब्रेक डाउन। उसके बाद क्या होगा, जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है, जो बॉडी को उसके चाहिए, वो डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब हो जाएगा। डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो भी फूड डाइजेस्ट हो गया डिफ्यूज होकर सेल में चला जाएगा। और सेल में, यहीं पे दोनों स्टेप हमने बना दिया, सेल में जाने के बाद उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक ही सेल का है, इसको दूर तो ले जाना है नहीं कि अलग अलग स्टेप करें। हमने इसमें क्या बताया था, एब्जॉर्ब करना, और इसमें एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो ये देखो, एब्जॉर्ब हो गया और एनर्जी भी तुरंत प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि सेल में ही है, ये एक ही सेल तो है, यहीं पे एनर्जी बन जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यस, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी पावर हाउस ऑफ सेल, वो एनर्जी बना देगा, सेल के अंदर ही होगा। उसके बाद क्या होगा, जो भी चीज अनएब्जॉर्ब, ये देखो, ये फूड वैक्यूल जो है वो घिसकते घिसकते इधर किनारे आ जाएगा, और उसके अंदर जो बचा होगा, ये देखो, ये किनारे जब आया तो ये मेम्ब्रेन ऐसा ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने के बाद ये अनएब्जॉर्ब फूड बॉडी से बाहर निकल गया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इजेशन। तो 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्लियर हो गए। तो ये जिसमें भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा उसमें 5 स्टेप में पढ़ाया जाएगा। पहला इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन और फिर इजेशन। इन और ई याद रखो, इन मतलब अंदर, इजेशन यानी बाहर, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला आता है पैरामीशियम, की भी नाम हमने लिया था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब अमीबा और पैरामीशियम में क्या डिफरेंस है ये पूछा जाता है, दोनों तो यूनिसेलुलर है, डिफरेंस हम बताते हैं। देखो, अमीबा कैच फूड बाय यूजिंग सूडोपोडिया, दिस पैरामीशियम कैच फूड बाय यूजिंग सीलिया। सीलिया क्या होता है, पैरामीशियम के पूरे बॉडी पे हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है, उससे वो फूड को पकड़ लेता है। अगला, देयर इज नो पर्टिकुलर स्पॉट फॉर द टू टेक फूड इनसाइड द सेल, यानी सेल को अंदर, फूड को अंदर लेने के लिए कोई खास जगह नहीं है। मतलब अमीबा है, यहां फूड मिला तो यहीं सूडोपोडिया बनेगा, यहीं से अंदर, यहां फूड मिला यहीं सूडोपोडिया बनेगा, यहीं से अंदर, यहां फूड मिला यहीं सूडोपोडिया बनेगा, यहीं से अंदर, जहां मिला वहीं से अंदर, कोई खास स्पॉट नहीं है। जैसे हमारे बॉडी में स्पॉट है, माउथ, क्या आप खाना को मुंह से अंदर डालोगे, यहां से तो अंदर नहीं डाल लोगे, और कहीं से आंख नाक में नहीं डाल सकते, एक पर्टिकुलर स्पॉट है। तो पैरामीशियम में भी एक पर्टिकुलर स्पॉट है, माउथ नहीं बोल सकते आप। देखो, ये यहां पर, यहीं से फूड इन होगा भाई। तो कैच अगर यहां होगा तो फूड को ऐसे घुमाते घुमाते सीलिया की मदद से यहां तक लाएगा और फिर इन होगा। ओके, तो ये डिफरेंस है। देयर इज नो पर्टिकुलर स्पॉट present in amoeba for the ingestion of food, but in paramecium there is a particular spot present, by that spot
फूड इंटर्स इन पैरामीशियम बॉडी। क्लियर है, दो डिफरेंस है, बहुत सिंपल सा। इसमें क्या है, सीलिया नहीं, इसमें सीलिया। ये सुडोपोडिया से कैच करता है, सीलिया से कैच करता है। दोनों पानी में रहते हैं, दोनों फ्री लिविंग है वगैरह वगैरह, बाकी सब सेम है, यूनिसेलुलर होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, बट डिफरेंस क्या है ये क्लियर रखेंगे। ओके, तो ये खत्म होता है। इसके बाद पढ़ना है ह्यूमन में, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगला टॉपिक है हेटेरोट्रॉपिक का लास्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। हेडिंग लगा देंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो ह्यूमन के न्यूट्रिशन के डायग्राम है, आपने बहुत बार देखा होगा, 8, 9, 10 सब में देख रहे हैं। देखिए डायग्राम बहुत समझाने वाली चीजें नहीं है, सारी चीजें आप फेमिलियर है कि क्या क्या होता है। ओके, एक बार आप नाम रीड आउट करो और इसको ड्रॉ करो लेवलिंग के साथ। हमने यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखे हैं जो कि बहुत यूज होने वाले। देखिए सबसे पहली चीज एलिमेंट्री कैनल। ह्यूमन में जो डाइजेशन होता है एक पाइप के थ्रू होता है। यहां मुंह से चालू हुआ है, ये पाइप को ध्यान से देखो, ये कंटिन्यूअस पाइप है, कहीं मोटा है कहीं पतला है, लेकिन पाइप तो एक ही है। यहां से कोई चीज डालोगे तो घूमते 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 यहां देखो ये कनेक्ट हुआ है, फिर ऐसे घूमते घूमते ये घूमते घूमते ऐसा ऐसा होते 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 यहां से निकल जाएगा। यानी एलिमेंट्री कैनल क्या है, तो माउथ से लेकर के एनस तक का एक पाइप जिसमें न्यूट्रिशन होता है। ओ यानी पूरा डाइजेशन सब सारे स्टेप्स इसी पाइप के अंदर कंप्लीट होंगे। ओके, तो एलिमेंट्री कैनल क्या है, एक ट्यूबुलर पार्ट है विच स्टार्ट फ्रॉम माउथ टू एनस इन विच डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल। यहां पे 555 मिलेगा आपको, ध्यान से देखना। एलिमेंट्री कैनल को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला माउथ या बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। इंजेशन देखो 5 स्टेप्स में समझना, इंजेशन जो होता है वो इसके अंदर कंप्लीट होता है। माउथ में फूड डाल दिए, इंजेशन हो गया। उसके बाद डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम माउथ, माउथ से स्टार्ट होगा और स्मॉल इंटेस्टाइन तक चलेगा। ठीक है, माउथ से स्टार्ट होगा और स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन सबसे लंबा स्टेप होता है। तो यहां थोड़ा डाइजेशन होता है, फिर स्टोमक में थोड़ा होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कंप्लीट होता है, और एक्सक्रिएशन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। सारे पार्ट का काम समझ गया होगा। ओके, उसके बाद ग्लैंड्स क्या क्या यूज होंगे, ग्लैंड आपको समझता होगा, आप 9 पे पढ़ के होंगे। ग्लैंडुल एक टिश्यू होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू, वो क्या होता है, एक स्पेशल सेल से बने हुए हैं ग्लैंड, जो कि एक पर्टिकुलर लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज एंजाइम। जो आपने एंजाइम नाम सुना था, वो कौन प्रोड्यूस करता है, ग्लैंड। यानी ग्लैंड प्रोड्यूस एंजाइम। व्हाट एंजाइम डू, एंजाइम क्या करता है, तो एंजाइम डाइजेस्ट द फूड, एंजाइम डाइजेस्ट द फूड, या एंजाइम ब्रेक द फूड, या एंजाइम इज ए बायोकैटलिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, बायोकैटलिस्ट आप याद कर लो यार। What is enzyme? Enzyme is a biocatalyst. It is produced by living cell and it increase the speed of chemical reaction. सीधी बात में आप ये भी लिख सकते हो, enzyme digest food. It is also better. तो salivary gland पहला कहां होता है, salivary gland माउथ में, बक्कल कैविटी में। दूसरा गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां होता है, स्टोमक के वॉल पे। हमारा पेट का जो स्टोमक है उसके दीवार पे ऐसे हेयर जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, रेसे रेसे, उस पे उसको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। लीवर, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, सबसे बड़ा ग्लैंड है। इसके अंदर गॉल ब्लैडर होता है, उससे बाइल जूस निकलता है। उसके बाद पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज से निकलता है आपको पैंक्रियाटिक जूस। उसके बाद इंटेस्टाइनल ग्लैंड स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पे होता है। तो ये 5 ग्लैंड यूज होंगे। 5 एलिमेंट्री कैनल के पार्ट भी कर दिए गए हैं, अलग अलग काम अलग अलग जगह पे होता है। और 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, वो तो आपको याद हो गया होगा। होलोजोइक को 5 स्टेप में कंप्लीट होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये ग्लैंड वाला नाम है, बाकी टर्म्स बस यूज होंगे बोलने के लिए, इसलिए हमने आपको लिख दिया। आप इसका टेबल बना लो, फिर हम लोग ग्लैंड्स और उसके एंजाइम का नाम लिखेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। नोट कर लें आप। चलिए, तो ये है डाइजेशन इन ह्यूमन, सॉरी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में न्यूट्रिशन के लिए ये जो लिखा हुआ है ना बोर्ड पे, बस अगर आपने इतना लर्न कर लिया तो पूरी स्टोरी तो आप जानते हो यार। जो नहीं जानते हो वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखेंगे। यहां पे हमने ग्लैंड्स लिखा है, 5 नाम बताया था हमने, और उनके एंजाइम लिखे और उनका काम भी लिखे, बस हो गया, इतना ही तो मेन है। चलिए चालू करते हैं। 5 स्टेप भी आपको पता होगा। इंजेशन माउथ में होता है, डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है, डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक चलता है, एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और एक्सक्रिएशन लार्ज में। ओके डन। चलिए, तो सबसे पहले क्या होता है, हम फूड को माउथ में इंजेशन करते हैं, उसके बाद इंजेशन खत्म। माउथ में फूड को डालने के बाद टीथ उसको क्या करता है, क्रश करता है स्मॉल पीसेस में, ताकि उसमें सलाइवा अच्छे से मिल जाए और डाइजेशन मोर इफेक्टिवली हो जाए। छोटा छोटा तोड़ेंगे तो डाइजेशन जल्दी होगा, तो टीथ क्रश कर देता है। और माउथ में हमारे बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, और सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है सलाइवरी अमाइलेज। जो भी हम अंडरलाइन किए हैं ना, डबल अंडरलाइन, वो एंजाइम का नाम है। एंजाइम के नाम को हमने अंडरलाइन किया। बहुत सारे एंजाइम नहीं है, बहुत सारे लोग यहाँ पे एंजाइम की मदद करने वाले हैं। यानी आपको एक एंजाइम याद हो गया, सलाइवरी अमाइलेज, माउथ में निकलता है सलाइवा के साथ, यानी सलाइवा कंटेन्स सलाइवरी अमाइलेज।
एंजाइम। दिस एंजाइम क्या करता है, तो स्टार्च टू शुगर, यस स्टार्च आपको याद होगा, जो भी प्लांट के प्रोडक्ट हम लोग कच्चा खाते हैं उसमें स्टार्च होता है। प्लांट स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, आपने सुना होगा। तो वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। आपको पता होगा कि माउथ में ज्यादा देर तो फूड रहता नहीं है, इसका मतलब पूरा डाइजेशन हुआ नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात सुनते चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फूड में हम लोग खाते क्या है, तो चावल दाल सब्जी, जी हाँ, बट उनके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, यानी ये तीन कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड। कोई बोलेगा विटामिन भी खाते हैं, मिनरल्स भी खाते हैं, बिल्कुल विटामिन और मिनरल डाइजेस्ट नहीं होते, दे आर डायरेक्टली अब्सॉर्ब्ड इनटू आवर बॉडी। ओके गेट इट। तो ये इनको डाइजेस्ट करना पड़ता है। हमने क्या बताया था, दे आर इनसोलेबल एंड दे शुड बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सोलेबल सो दैट इट कैन ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड। ओके, ब्लड में सोलेबल होना जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट ब्लड में नहीं घुलेगा, प्रोटीन नहीं घुलेगा, फैट नहीं घुलेगा। Convert it in some another form which may be soluble, which are soluble in our blood. So digestion is very important because अगर digestion नहीं हुआ, आप डायरेक्ट अपने ब्लड में कार्बोहाइड्रेट डाल दो, कोई मतलब नहीं, आप मर जाओगे। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट सोलेबल, वो तो क्लॉट कर देगा ब्लड को जगह जगह। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल दिया जाता है डाइजेशन के बाद, प्रोटीन को एमिनो एसिड में और फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये लास्ट में भी हम बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको थ्री थिंग्स का डाइजेशन करना है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये आपने फूड में गेन किया। ओके, इनको डाइजेस्ट करना है। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो कार्बोहाइड्रेट परिवार का सदस्य होता है स्टार्च, यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है। यानी कौन से न्यूट्रिएंट्स, इनको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट होता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। कहां से? माउथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइजेशन ऑफ फूड कहां से स्टार्ट होता है? अक्सर लोग सोचता है स्टमक में, गलत। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम माउथ। कौन स्टार्ट कराता है? सलाइवरी अमाइलेज। क्या करता है? वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। लेट्स मूव। चलिए नेक्स्ट, फूड उसके बाद नीचे आता है। अब एक क्वेश्चन है, फूड नीचे कैसे आता है? अगर हम लेट के भी खाना खाएं तो फूड नीचे आ ही जाता है। भाई ये खड़े रहने से फूड नहीं आता, इसके लिए एक टेक्नोलॉजी बनी हुई है हमारे बॉडी में, पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। क्या होता है पेरिस्टलेटिक मूवमेंट? तो सुनेंगे, ये जो अपना आप कुछ भी निगलते होती है ऊपर नीचे मूव करता है, इस मूवमेंट का नाम है पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। व्हाट इज पेरिस्टलेटिक मूवमेंट? द मूवमेंट ऑफ ओसियोफेगस, इसका नाम ओसियोफेगस है, फूड पाइप। ओसियोफेगस याद नहीं, फूड पाइप लिखो। द मूवमेंट ऑफ फूड पाइप व्हिच पुशेस द फूड फॉरवर्ड। फिर से सुन लो, नोट करो। द मूवमेंट ऑफ फूड पाइप विच पुशेस द फूड फॉरवर्ड इज कॉल्ड पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। हमने यहां लिख के रखा, हम इसको इरेज करने वाले हैं, आपने नोट कर लिया ना, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, 1 मार्क में तो बनता है यार। पेरिस्टलेटिक मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ फूड पाइप या ओसियोफेगस विच पुशेस द फूड फॉरवर्ड, यानी आपका खाना माउथ से स्टोमक में इस मूवमेंट के मदद से आता है। ओके, चलो इसको इरेज कर देते हैं, ये काम हो गया। ओके, नेक्स्ट, बायोलॉजी इज द गेम ऑफ वर्ड। ये मेरा डायलॉग है, याद करें, वर्ड्स याद, बायोलॉजी याद। तो ये मूव हो गया, पेरिस्टलेटिक मूवमेंट ऑफ फूड आ गया स्टोमक में। स्टोमक के वॉल पे होते हैं ग्लैंड्स, छोटे छोटे, हमने बताया था ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करने वाला है? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है गैस्ट्रिक जूस। जूस मतलब मिक्सचर, उसमें 2-3 चीजें होती है, म्यूकस, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन। अंडरलाइन पेप्सिन पे है तो एंजाइम बस पेप्सिन है, बाकी 2 लोग उसके हेल्प करने को आए हैं, समझते हैं। म्यूकस क्या करता है? देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो डैमेज कर सकता है उसके वॉल को, स्टमक के वॉल को डैमेज कर सकता है। डैमेज से बचने के लिए क्या करना है, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म किया जाता है, दैट इज म्यूकस। म्यूकस आप जानते होंगे आपके नाक में निकलता है, बिल्कुल घिनाइए मत, आगे बढ़ते हैं। ओके, छी मत करिए। तो म्यूकस क्या है? तो म्यूकस एक थिक स्टिकी लिक्विड होता है जो स्टोमक के वॉल पे प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेता है। इट प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टोमक फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एसिडिक मीडियम। माहौल पूरा खट्टा खट्टा चाहिए, एसिडिक चाहिए, सो दैट पेप्सिन कैन वर्क इजिली। नेक्स्ट, फिर से, व्हाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिक्वायर्ड? Pepsin, for the action of pepsin, keep it short and simple, for the action of pepsin work properly in acidic medium. Pepsin work properly in acidic medium, so for acidic medium dilute hydrochloric acid is produced in our stomach by gastric gland. ओके, ये इसके लिए चाहिए और इससे बचने के लिए म्यूकस चाहिए। ओके, पेप्सिन क्या है? एंजाइम है, क्या करता है? डाइजेस्ट प्रोटीन। चलिए, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो गया था और प्रोटीन का स्टार्ट हो गया स्टोमक में। अभी भी फैट का कुछ हुआ नहीं यार। अब उसके बाद फूड यहां डाइजेस्ट हो गया, पूरा एसिडिक मीडियम है।
उसके बाद फूड बाहर आएगा और उसमें उसके बाद फूड जैसे ही बाहर आएगा तो कहां चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में एक क्वेश्चन है, नोट करेंगे। क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर इन हार्बीवोरस देन कार्निवोरस। मतलब शाकाहारी जीव जैसे गाय भैंस ये सब जो होते हैं, जो घास वास खाते हैं, उनके स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई ज्यादा होती है और कार्निवोरस की थोड़ी छोटी होती है, जो मांस खाते हैं, शेर बाघ कार्निवोरस। ओके, क्यों छोटा होता है, क्यों बड़ा होता है, चलिए समझते हैं। बिकॉज कच्चे चीजों में जो भी घास वास खाते हैं उसमें सेलुलोज होता है। आपने पढ़ा होगा प्लांट में सेल वॉल होता है, सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है और सेलुलोज को डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट है और मीट में सेलुलोज नहीं होता तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता। तो आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या था, फिर से सुनेंगे। व्हाई द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जनरली एक आइडिया है 6 to 7 मीटर। ओ माय गॉड, इट वेरी लॉन्ग, इट इज वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा होता है। 6 से 7 मीटर बहुत बड़ा होता है। आप 2 मीटर कपड़ा खरीदते हो, शॉर्ट पैंट सिल लेते हो इमेजिन करो उससे। तो क्या होता है कि 6 मीटर बहुत बड़ा, तो 6 मीटर लॉन्ग है। ये क्वाइल है, फोल्ड फोल्ड करके रखा हुआ है तो पता नहीं चल रहा इतने से जगह में आ गया, नहीं तो है बहुत सारा। 6 मीटर लॉन्ग है, जनरली एक आइडिया बता रहा है, इसमें थोड़ा कम ज्यादा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो है हर्बीवोरस में लॉन्गर है और कार्निवोरस में शॉर्टर है। मांस मछली खाने वालों में छोटा और शाकाहारी जीव में बड़ा। बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट सेलुलोज बट इट इज इजी टू डाइजेस्ट मीट। सेलुलोज को डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट है, इसीलिए लॉन्ग चाहिए। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है तो लंबा लगेगा, ज्यादा टाइम लगता है कंप्लीट करने को, और मीट को डाइजेस्ट करना आसान है, सो शॉर्टर उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन होता है कार्निवोरस में। ओके, गेट इट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टोमक के बाद फूड निकल के सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 ग्लैंड अपने लिक्विड मिक्स करते हैं फूड में एक साथ। पहले पैंक्रियाटिक, सॉरी ये क्या है, लीवर में गॉल ब्लैडर, उससे बाइल जूस निकल के आएगा और पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस, यानी 2 जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में आके फूड में मिक्स होते हैं। पहला यहाँ गैस्ट्रिक में जब फूड निकला था एसिडिक था। एसिडिक क्यों था, पेप्सिन के लिए। ओके, क्लियर है यहाँ तक। दो एंजाइम पर, एमाइलेज पेप्सिन। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचा रहा, सिंपल याद रख, अगर भूल गए तो, अगर अच्छा याद रखना तो याद रखोगे, स्टार्च टू शुगर। स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ओके हम बताए होंगे, और नहीं तो आप कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हो। पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन। अब आता है लीवर। लीवर के नीचे गॉल ब्लैडर होता है छोटा सा, उसके अंदर होता है बाइल जूस। बाइल जूस में 2 चीजें होती हैं, देखो, बाइल सॉल्ट और अल्कलाइन सोल्यूशन, यानी बाइल सॉल्ट अल्कलाइन सोल्यूशन। बाइल सॉल्ट का काम यहां लिखा है, फैट के वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ के छोटा छोटा बनाता है ताकि इजीली डाइजेशन उसका हो सके। आगे नेक्स्ट होने वाला, अभी हुआ नहीं है, स्टार्ट भी नहीं हुआ है। फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है, तो इट ब्रेक्स लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट। आप अच्छे से लिखो, हमने शॉर्ट में लिखा है, इट ब्रेक्स लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फैट इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल सो दैट इट गेट डाइजेस्टेड इजीली। नोट इट डाउन। अल्कलाइन सोल्यूशन, अल्कलाइन यानी होता है बेसिक, यानी अब क्या हुआ, देखो पेप्सिन को काम करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, जो किसने क्रिएट किया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगला एंजाइम जो आने वाला है पैंक्रियाटिक जूस के अंदर, उनको चाहिए बेसिक मीडियम। अजीब नाटक है यार, किसी को एसिडिक चाहिए, किसी को बेसिक, बराबर एंजाइम अलग अलग मीडियम में काम करता है। चलो एक चीज तो सीखा तुमने, पेप्सिन के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, वो मिला। अच्छा, माइलेज के लिए न्यूट्रल मीडियम, अरे वाह वाह वाह। तो ये थोड़ा सा बेसिक है, थोड़ा सा बेसिक चाहिए। माइलेज के लिए स्मॉल बेसिक, इसके लिए भी बेसिक चाहिए, इसके लिए एसिडिक, बाकी सबके लिए बेसिक। तो माइलेज हमारा सलाइवा ना हल्का बेसिक होता है, 7.4 समथिंग पीएच होता है। ओके, देख लेंगे आगे। तो ये हल्का बेसिक मीडियम माउथ में अपने आप सलाइवा क्रिएट करता है, उससे डाइजेशन होता है। चलिए यहाँ पे कुछ मीडियम का ज्यादा रिक्वायरमेंट उतना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन पूरा कंप्लीट हुआ नहीं, जस्ट स्टार्ट हुआ है। ओके, पेप्सिन के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, जो किसने क्रिएट करके दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट चाहिए बेसिक मीडियम फॉर पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस आने वाला है, इसके लिए बनाइए बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम कौन क्रिएट करता है, अल्कलाइन सोल्यूशन। तो सिंपल क्वेश्चन हो सकता है, बाइल जूस क्यों चाहिए, बिकॉज बाइल जूस बेसिक मीडियम क्रिएट करता है फॉर द एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। देखो यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं है, ठीक है, इसमें कोई एंजाइम नहीं है, कोई भी एंजाइम नहीं, हमने अंडरलाइन भी नहीं किया है, एंजाइम यहां है। अब पैंक्रियाटिक जूस में एक झटके में 3 एंजाइम, वाव, यहां पर एक, यहां पर एक और यहां पे थाइन, यहां पे 3 एंजाइम। चलो याद करो, एमाइलेज मिल चुका है, क्या करेगा, स्टार्च का तो डाइजेशन खत्म नहीं हुआ था, नहीं हुआ होगा, माउथ में बहुत शॉर्ट टर्म के लिए फूड रहता है, बहुत थोड़ी देर में कहां एंजाइम खत्म होगा, कहां डाइजेशन खत्म होगा, तो थोड़ा बचा होगा, तो उसको कंप्लीट कर देगा। डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च बोल दो आप, डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ट्रिप्सिन, चलो सी नाम मिल रहा है, देखो पेप्सिन ट्रिप्सिन, पेप्सिन ट्रिप्सिन, पेप्सिन ट्रिप्सिन, प्रोटीन। अरे वाह, मैच कर रहा है, इन इन इन।
ओके समझ गया होगा। इन पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, टिप्सिन भी प्रोटीन को ही पचाएगा। यहाँ डाइजेस्ट पूरा नहीं हुआ होगा, यहाँ पर अभी भी यहाँ पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा सा बाकी है। अगला लाइपेज, लाइपेज किसका डाइजेशन स्टार्ट करेगा? फैट। ओ माय गॉड, इसीलिए बोलते हैं फैट ज्यादा मत खाओ, क्योंकि फैट तो बहुत लेट डाइजेशन स्टार्ट होता है, बहुत टाइम लगता है यार। देखो पैंक्रियास कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी चालू हुआ भाई, अभी तो चालू हुआ। कार्बोहाइड्रेट माउथ से चालू हो गया, प्रोटीन यहां से चालू हो गया, लेकिन फैट तो बड़ी लेट डाइजेस्ट होता है। जी हाँ, फैट लेट डाइजेस्ट होता है। अगला आता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड इज प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, और इससे निकलता है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस में क्या क्या होता ये आपको नहीं पढ़ाया गया है। ओके, इट कंप्लीट द डाइजेशन प्रोसेस, यही इसका काम है। इट कंप्लीट द डाइजेशन, अब डाइजेशन खत्म होने वाला है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। क्या होगा? व्हाट विल हैपन आफ्टर डाइजेशन? आफ्टर डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज एंड प्रोटीन इज कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड एंड फैट विल कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। दैट्स इट, डाइजेशन इज ओवर। तो डाइजेशन इज द लॉन्गेस्ट स्टेप इन आवर बॉडी, सबसे बड़ा स्टेप है। देखो इतने सारे ग्लैंड, इतने पूरा कॉम्प्लिकेशन। इसके बाद आएगा एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। नोट करें आप फटाक से। चलिए, तो अगला है एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट स्टेप। एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन तो बहुत लंबा है यार, स्टार्टिंग में थोड़ी दूर तक डाइजेशन हुआ, डाइजेशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा। एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पे ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं, याद रखेंगे। finger like structure called villi. What is villi? Villi is a finger like structure which is present on the wall of small intestine. फायदा क्या है इसके अंदर? It has a large number of blood vessels so that food can, या हाँ फूड मटेरियल, फूड बोले तो आप क्या क्या समझना, जो डाइजेस्ट होके बदल चुका है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। डाइजेस्टेड फूड कैन इजीली डिफ्यूज इनटू ब्लड। और एक फायदा है, देखो ये कर्व है, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो विली के दो एडवांटेज है, पहला एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया इंक्रीज करना, और दूसरा इट हैज लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स सो डिफ्यूजन विल बी फास्टर, जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज एसिमिलेशन। दिस इज मेन स्टेप। एसिमिलेशन यानी द absorbed food get transferred into cell where it is utilized to produce energy. Note it, the absorbed food is transferred into blood and is transferred into cells where it is utilized to produce energy. This is energy producing step in cell is called assimilation. Next, बाहर निकालो जो बच गया। इजेक्शन। इजेक्शन यानी क्या होगा? इजेक्शन यानी क्या होगा भाई? ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अनएब्जॉर्ब फूड है, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, इसमें आएगा, और इसके अंदर एब्जॉर्प्शन होता है, याद रखना। इसके अंदर भी थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर। जो इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है वो खींच लेगा ये, और बाकी उसके बाद सेमी सॉलिड टाइप का बना के यहाँ एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ओके, तो इस तरह से न्यूट्रिशन इन ह्यूमन या एनिमल खत्म होता है। इसके बाद है रेस्पिरेशन, जो कि अगले लेक्चर में एक बार में वाइप आउट करने की कोशिश हम करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।